क्या रंग और पिचकारी के लिए तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए? देखो, ये होली जैसे त्योहार तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि हम जैसे अमीरों के लिए हैं, समझे? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए होली मनाने। तभी मदन के पैर के नीचे एक गुलाब का फूल आ जाता है। मदन पैर उठाकर देखता है। बसंतपुर गांव में होली से पहले ही होली का रंग दिखना शुरू हो जाता था। सारे बच्चे आने जाने वालों पर गुब्बारे मारते और पिचकारी से पानी डालते। हे हे, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। चिंटू, मुझे रंग मत लगाना, मेरी माँ मुझे डांटेगी। अरे चिंकी, ये क्या? अगर हम बच्चे ही मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बड़े मस्ती करेंगे? नहीं चिंटू। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। पूरे गांव में होली की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। किसी के घर में लड्डू तो किसी के घर में दही भल्ले और सबकी पसंदीदा गुंजिया भी। एक तरफ पूरे गांव में सब अपने अपने तरीके से होली की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा भी था। माँ, आप होली में कौन कौन से पकवान बनाओगी? उर्मिला एक घरेलू महिला थी जो अपने पति मदन और बेटे रवि के साथ रहती थी। मदन एक गरीब किसान था जो एक सेठ के पास खेती करता था। अपनी गरीबी के कारण वह होली नहीं मना सकते थे। उर्मिला रवि से कहती है, रवि, हम कोई पकवान नहीं बना सकते बेटा। क्यों माँ? क्योंकि बेटा, तुम्हारे पापा अभी तक पकवान की कोई सामग्री नहीं लाए हैं। अच्छा माँ, कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि आप मुझे रंग और पिचकारी कब दिलवाओगी? पिचकारी और रंग इन सब का तुम क्या करोगे बेटा? ये सब तो अमीरों के चोचले हैं और तुम्हें ये सब दिलवाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी मदन आ जाता है। पापा, देखो ना मम्मी ये क्या बोल रही है। कह रही है कि मुझे रंग नहीं दिलवाएगी। अच्छा, ऐसा कहा मम्मी ने? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रंग लेकर आएंगे, ठीक है? मेरे अच्छे पापा, मेरे प्यारे पापा। रवि ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। ये क्या किया आपने? उसे झूठ क्यों बोला आपने? तो क्या करता, उससे कह देता कि तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम होली नहीं मनाएंगे। तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में कितनी उम्मीद थी कि उसके पापा उसके लिए रंग और पिचकारी लेकर आएंगे, तो क्या उसकी इस उम्मीद को तोड़ देता? तो अब कहाँ से लाओगे आप रंग और पिचकारी? ये सब मुझे नहीं पता, पर मैं यूं उसे उदास नहीं कर सकता। देखता हूँ कल सेठ से पैसे उधार मांगकर, क्या पता सेठ जी दे दे। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। मदन और उर्मिला दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन चलो उर्मिला, मैं खेत के लिए निकलता हूँ। मदन खेत के लिए निकल जाता है। खेत पर पहुंचकर मदन अपने काम में लग जाता है। शाम को मदन सेठ से कहता है, सेठ जी, वो मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। क्या? 5,000 रुपये का तुम क्या करोगे भाई? क्यों चाहिए तुम्हें 5,000 रुपये? वो सेठ जी, होली आ रही है तो अपने बेटे के लिए रंग और पिचकारी लेनी थी। सेठ उसकी ये बात सुनकर हंसने लगता है। क्या?
रंग और पिचकारी के लिए तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए? देखो, ये होली जैसे त्योहार तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि हम जैसे अमीरों के लिए हैं, समझे? चलो जाओ यहाँ से, बड़े आए होली मनाने। मदन उदास हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में मदन सोचता है, अब मैं क्या करूं? सेठ जी ने तो पैसे देने से मना कर दिया है। अब मैं रवि के लिए रंग और पिचकारी कहाँ से लाऊंगा? तभी मदन के पैर के नीचे एक गुलाब का फूल आ जाता है। मदन पैर उठाकर देखता है तो गुलाब का फूल अपना रंग छोड़ देता है। मदन को यह देखकर एक उपाय सूझता है। अरे वाह, ये तो प्राकृतिक रंग है और इसे तो मैं पेड़ की पत्तियों से भी बना सकता हूँ। क्यों ना मैं पत्ती और फूल का इस्तेमाल करके रंग बनाऊं? और ये रंग तो एकदम प्राकृतिक और मिलावट रहित है। मदन अब रवि के लिए रंग बनाने लगता है और 2 दिन बाद उसका रंग बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वह रवि को दे देता है। शुक्रिया पापा, ये मेरे लिए पापा कलर लाए। मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा। मदन रंग बनाकर बाजार में भी बेचता है। मदन का रंग प्राकृतिक होने के कारण बहुत अच्छे दामों पर बिकता है और मदन को बहुत मुनाफा होता है, जिससे वह पकवान बनाने के लिए सामग्री लेकर घर पहुंचता है। उर्मिला अब तरह तरह के पकवान बनाती है। दूसरी तरफ सेठ को उसके घमंड की सजा मिल गई थी। मिलावट वाले रंग से उसके पूरे शरीर में खुजली शुरू हो गई थी। आए, ये खुजली पता नहीं कब जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तो कुछ इसी तरह बनी गरीब की होली। आप सभी को टूनी बास्केट की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।